देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में भी कुछ कुछ रॉल्स थ्योरम जैसे आप रोलीज थ्योरम में लिखते थे कि f एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है आपका भाई कंटिन्यूअस, ऐसे लिखते थे ना, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऐसे लिखते थे। f एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। ओके, अब हमने क्या कहा, एक अंतराल लिया ए बी, यही अंतराल जो ऊपर वाला है। इस अंतराल ए बी में जब आप रोलीज थ्योरम करते थे तो वहां क्या चेक करते थे आप, एफ ए बराबर एफ बी। यहां आप एफ ए बराबर एफ बी नहीं चेक करोगे, यहां आप सीधा सीधा लिखोगे कि ये जो आपका एफ डैश सी है, एफ डैश सी मीन्स कि सी बिंदु पर आपका जो फलन है उसकी ढाल इस बार किसके बराबर होगी भाई, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। अब इसका पहले आप मतलब समझ लो है क्या, पहले आप इसका मतलब समझे है क्या। देखिए एफ डैश सी ये क्या होती थी, आप 11वीं क्लास से बात करें, कल भी हमने इसके बारे में काफी कुछ चर्चा की थी कि ये हमारी क्या होती है ढाल। ओके, एफ डैश एक्स ढाल होती है। तो जब एफ डैश एक्स ढाल हुई तो एक्स का मतलब तो एनी पॉइंट हो गया। जब आप इसमें एक्स बराबर क्या रखते हो, एक्स बराबर सी, तो यानी फलन की जो ढाल है वो सी बिंदु पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि ढाल निकालने के और भी फॉर्मूले हुआ करते थे। भाई मान लो आपके पास ये एक रेखा है और इसके ऊपर ये एक बिंदु ए बी है, कोऑर्डिनेट है ए बी, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितना है भाई, इसको आप एक्स वाई मान लो, या चलो इसको आपने ए बी माना, ये आपने क्या माना भाई एफ ए एफ बी। भाई अगर ये एक्स का मान है ए, अगर आपका एक्स लिखा है कहीं तो दूसरा क्या होता है एफ एक्स, यही तो होता है कोऑर्डिनेट। एक्स वाई तो होता है निर्देशांक, नहीं होता एक्स वाई निर्देशांक। तो एक्स को तो एक्स लिखा हमने और वाई को आप एफ एक्स भी तो लिख सकते हैं। यहां हमने एक्स को क्या लिखा, तो वाई क्या होगा एफ ए। भाई अगर आपका एक्स है तो वाई क्या होता है एफ एक्स। तो यहां अगर एक्स कितना है ए, तो वाई कितना होगा एफ ए। तो एक बिंदु कितना आ गया ए, तो उसका वाई कितना होगा एफ ए। दूसरा क्या है बी, तो उसका वाई कितना होगा एफ बी। ठीक है, तो अब आपने इसको थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। अब आप इस रेखा को ऐसे लिखेंगे, देखो भाई ये एक रेखा है, पहला कोऑर्डिनेट में क्या मान होता है एक्स का, दूसरा काय का होता है वाई का। तो एक्स अगर ए है तो वाई कितना होगा एफ, एक्स अगर बी है तो वाई कितना होगा, ये भी एक पॉइंट और ये भी एक पॉइंट। अगर कोई रेखा किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरती है तो उस रेखा की ढाल क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। याद करो भाई 11वीं क्लास को। भाई 11वीं क्लास में ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाता था x1 y1, ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाता था x2 y2। तो इस रेखा की जो ढाल है वो क्या कहलाती थी y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मीन्स क्या हुआ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 ढूंढो कितना है आपका b माइनस, तो क्या है देखो मिलाओ जरा, यही है, यही तो चीज हुई है भी भाई। एफ डैश सी यानी सी बिंदु पर फलन की जो ढाल है वो ढाल काहे के बराबर आनी चाहिए कि जो हमारे ये बिंदु आपने लिए, क्या बिंदु लिए ए बी, एक्स के जो मान है वो क्या लिए ए बी, तो वाई के मान ऑटोमेटिकली कितने आ गए एफ ए एफ बी। तो उन बिंदुओं पर जो ढाल है वो ही ढाल एफ डैश सी होगी। अगर दोनों ढाल को हम बराबर रखते हैं तो ये संभव कब होगा, जब सी आपका ए बी के बीच में होगा। जैसे आप कल कर रहे थे, कल आप रोलीज थ्योरम में क्या कह रहे थे कि एफ ए बराबर एफ बी है और एफ डैश सी का जो मान है वो कितना था 0, यानी फलन की जो ढाल है वो कितनी है 0। तो फलन की ढाल 0 सी पर कब संभव है, अगर सी ए बी के बीच में नहीं होगा, बिटवीन ए एंड बी।
तो यहां भी क्या है, एफ डैश सी, यानी सी बिंदु पर फलन की ढाल, इस ढाल के जो ओरिजिनल ढाल है, ये भी तो ओरिजिनल ढलान है आपकी, ये भी तो ओरिजिनल ग्रेडियंट है, ढाल है, तो ओरिजिनल स्लोप सी बिंदु पर स्लोप के इक्वल हो सकती है। कब? अगर सी ए बी के बीच में कहीं, अगर सी ए बी के बीच में आ गया तो इसका मतलब एमबीटी सफल, और सी ए बी के बीच में नहीं आया तो एमबीटी सफल नहीं होगी। अब इस चीज को हम कहां समझते हैं? ग्राफ के माध्यम से। ठीक है भाई, अब इस चीज को हम कहां से समझते हैं? ग्राफ के माध्यम से। देखिए भैया, हम ग्राफ पे चलते हैं, तो ग्राफ ये कहता है आपका, इट इज एक्स एक्सिस, सभी को पता है। ये क्या होती है भाई? वाई एक्सिस। ओके, तो यहां हमने क्या करा भाई, ये आपका एक कर्व है, इस कर्व को आप क्या बोलते हो? एफ एक्स। कर्व यानी ग्राफ एफ एक्स। ये आप सबको पता है, इधर मान काहे का होता है भाई? एक्स का मान होता है, इधर की तरफ काहे का मान होता है भाई? वाई का मान होता है। वाई बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको आप, ये बात तो सभी को पता है। अब हमने क्या करा, दो बिंदु लिए आपने, इस पर हमने x बराबर a लिया। ओके, तो जब x का मान a लिया और ऊपर इसको आपने भिड़ाया, तो ये क्या है आपका? एफ ए। याद आ रहा है कल वाली बात? ये अगर x है तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा भाई? एफ ए। अब हमने यहां क्या लिया, एक पॉइंट x बराबर b, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये पॉइंट कहलाएगा आपका एफ बी। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, निर्देशांक की बात करूं, तो पूरा निर्देशांक क्या होगा भाई इसका? इसका पूरा निर्देशांक की बात करें ना, ये तो x का मान है, तो ये इस ग्राफ पर गए का मान है y का मान। भाई ग्राफ का मतलब एफ एक्स ही तो होता है, तो ये तो y का मान हुआ ना, तो पूरा पॉइंट कितना आ गया आपका? एक कोऑर्डिनेट क्या होता है पूरा का पूरा? पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो x का मान कितना है यहाँ पर? a, और y का मान कितना है? एफ ए। तो ये अगर इस पॉइंट को मैं a मानता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? a और एफ ए। समझ में आती है बात? इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा? b, तो इसका मान कितना है यहाँ पर? f का मान, सॉरी x का मान कितना है? b, और y का कितना है? एफ बी। तो ये कोऑर्डिनेट ढंग से लिख दो भाई मैं जरा इस कोऑर्डिनेट को, b और एफ बी। अब आया ना समझ में आपके? भाई ये x का मान a है, तो यहां जब इस ग्राफ पे आप टकराए तो यहां y का जो मान है वो कितना होगा? एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स ही तो है ग्राफ ये। भाई ये जो ग्राफ है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है? एफ एक्स। तो यहां अगर a है तो ग्राफ पर इस पॉइंट पर y का मान कितना होगा? एफ ए। ओके, तो ये y का मान है एफ ए। तो पूरे कोऑर्डिनेट की, पूरे निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? एक्स वाई। एक्स मीन्स y मीन्स, यहां पर x मीन्स y मीन्स, क्लियर है बात? अब ये जो लाइन आई, अब इस लाइन की जो स्लोप है आपकी, तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? बोलोगे जरा मुझे आप? एफ बी माइनस, इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी हुई भाई? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो जितनी इस लाइन की स्लोप है, जितनी इस लाइन की स्लोप है, उतनी स्लोप काहे की होगी? जितनी इस लाइन की स्लोप है उतनी स्लोप काहे की होगी? इस कर्व की सी बिंदु पर जो ढाल होगी वो भी तो उतनी होगी। तो ये पॉइंट हमने क्या लिया भाई आपका? x बराबर c। ओके, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा आपका? एफ डैश सी। नहीं होगा भाई? इस पॉइंट पर जो ढलान होगी वो कितनी होगी पूरी की पूरी? एफ डैश सी। नॉर्मल अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके? सी और एफ सी। लेकिन इसकी जब हमें जरूरत नहीं, हम क्यों रखें इसको? भाई अगर ये पॉइंट x बराबर c है तो ये पॉइंट कितना होगा? एफ सी। ओके, और इस पॉइंट पर जो ढलान है आपकी, ढलान को कैसे लिख रहे थे कल हम? एफ डैश एक्स से। भाई यहां ढलान कितनी है इस पॉइंट पर? एफ डैश एक्स। यहां ढलान कितनी है इस पॉइंट पर? एफ डैश एक्स है, तो इस पॉइंट पर भी ढलान कितनी है? एफ डैश एक्स। लेकिन ये पॉइंट कहां से जा रहा है? सी से,
तो इस सी बिंदु पर जो ढलान होगी वो कितनी होगी, एफ डैश सी। तो ये दोनों ढलान क्या है, बराबर, कैसे, एमवीटी। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी यानी सी बिंदु पर इस कर्व की जो ढलान है वो कितनी है भाई, सी बिंदु पर इस कर्व की ढलान एफ डैश सी इज इक्वल टू इस रेखा की ढलान के बराबर। और इस रेखा की ढलान कितनी है भाई आपकी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यदि किसी बिंदु सी पर कर्व की जो ढलान है वो किसी इंटरवल ए बी से निर्मित जो पॉइंट है आपके उनसे खींचने वाली एक रेखा की जो ढलान है उसके बराबर है, तो सी ऑटोमेटिकली ए बी के बीच में होगा। क्या सी को आप बाहर लेने पर भी रेखा की ढलान बराबर कर सकते हो भाई? अगर आप सी को यहां लेते हो सपोज करो, तो यहां ढलान कितनी आ रही है, क्या ये ढलान बराबर आएगी? नहीं। अगर आप सी को यहां लेते हो या यहां लेते हो बाहर, तो यहां से ढलान बराबर आएगी, समझ रहे हो भाई? मेरे को तो इस रेखा की और सी बिंदु पर जो ढलान है वो दोनों बराबर करनी है, तो इसीलिए सी मुझे कहां लेना पड़ेगा, ए और बी के कहीं ना कहीं बीच। ए और बी के आउटर साइड लेने पे तो ढलान बराबर नहीं आएगी। तो यही तो मीन वैल्यू थ्योरम है। एक बार घर जाके दोबारा भी पढ़ेंगे इसको। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि भाई ए बी पर जो ढलान है आपकी, वो ढलान और सी बिंदु पर वक्र की जो ढलान है वो बराबर अगर है तो सी जो है वो ए और बी के बीच में होगा। अगर ऐसा है तो मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर ऐसा नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम नहीं। ओके, किसी को कोई बात दोबारा पूछनी तो बताओ भाई। देखिए एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 4 मध्यमान पर में सत्यापित कीजिए जहां आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ए बराबर 1 बी बराबर 4, ए बराबर 1 बी बराबर। तो एक लाइन अपने पे से लिखोगे कि यदि ये लाइन सभी को लिखनी है, फलन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी, या तो क्लोज इंटरवल ए बी लिखो या क्लोज इंटरवल 1/4 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1/4 में अवकलनीय है, ये अपने पे से लिखोगे ना। ओके, तब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कार्य स्टार्ट करें। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको क्या चाहिए, एफ ए और एफ बी चाहिए। तो इस पे समीकरण 1 डाला भाई, ए यानी एक्स का मान 1, एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, तो f1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया भाई, ये 4 और 3 7 यानी -6। तो इसको आप क्या बोलोगे, f a, क्योंकि a का मान रखने का। ठीक है भाई गुणमोल। अब आपने क्या रखा, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर f4 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, मुझे लग रहा -3 आ गया, और ये हो गया आपके पास एफ बी। आपके पास ए बी है, बी बी है, एफ ए बी है, एफ बी बी है। अब आपको एफ डैश सी की जरूरत है, तो एफ डैश सी के लिए क्या करते हैं हम, बोलो भाई, कल तो क्या ही होगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ गया भाई, 2x माइनस 4। और अब क्या करने पर उसके बाद x बराबर c रखने पर, तो जब आप x बराबर c रखेंगे तो एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 4। क्लियर है बात यहां तक? अब आप लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम से, तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो हम लिखते हैं यहां से अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, क्या थी मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। रखो मान, एफ डैश सी कितना है भाई, 2c माइनस 4, एफ बी कितना है -3, माइनस एफ ए कितना है -6, तो +6 हो गया भाई, और पूरे के अपोन में b माइनस ए, बी कितना था 4 और -1, तो इसको कैलकुलेट करो,
2c माइनस 4 इक्वल टू 6 से 3 चला गया 3 से 3 कटा 1 और जब ये 1 आ गया आपके पास तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 और c इक्वल टू 5/2 और 5/2 बिलोंग कहाँ करता है 1 और 4 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ c जो है वो बिलोंग कर रहा है a b के बीच में। तो ये तो थी एमवीटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गई। इसके बाद आप एक क्वेश्चन में से तीसरा पूछना चाह रहे थे शायद। तीसरे क्वेश्चन में इसने कहा है यदि f सच दैट क्लोज इंटरवल -5 to 5 टेंड्स टू r एक सतत फलन है और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। क्या है भाई f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 एनी पॉइंट। ये भी आपको दिया है। जो बातें दी है पहले वो लिख दे रहे भाई तीसरे क्वेश्चन में। तो सिद्ध कीजिए f-5। तो हमें क्या सिद्ध करना है भाई f-5 डज नॉट इक्वल टू f5। ये तो सिद्ध करना है। ये बराबर सिद्ध करना है डज नॉट इक्वल टू। हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ ये चीज हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। देखो इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एक फलन मानना पड़ेगा। तो हमने यहां लिखा माना f(x) बराबर। देखो बच्चों एक बात है अगर आपका फलन सतत है ठीक है अवकलनीय है कंटिन्यूअस है तो ये रोलीज थ्योरम को क्या करेगा वेरीफाई करेगा। अभी तो पढ़ा तुमने। और रोलीज थ्योरम में क्या होता है fa बराबर f होता है। अब यहां ये कह रहा भाई इसके अकॉर्डिंग आप यहां से क्या देख पा रहे हैं कि a का मान कितना है -5 और b का मान कितना है आपका 5। ये तो आपको यहां से क्लियर हो ही रहा है। और b के मान इंटरवल में पहला मान का होता है a का दूसरा मान का होता है b का। अब ये कहता है कि आप एक ऐसा फलन माने कि जिसका डेरिवेटिव 0 ना आए कभी भी। पहली शर्त डेरिवेटिव क्या है 0। अगर मैं f(x) बराबर सपोज करो 8 ले लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 8 लेना तो फायदे का सौदा नहीं है। मैंने 8x ले लिया फलन तो 8x लेने में पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी भाई f(x) 0 नहीं आ रहा। पहली शर्त तो हमारी वेरीफाई हो रही है। अगर आप अवकलन करें 0 तो नहीं आ रहा इसका अवकलन। लेकिन दूसरी शर्त क्या है f-5 f-5 का मान कितना आएगा यहां पर जल्दी बोलो कितना -40 और इधर कितना आएगा प्लस का 40। और क्या करना था हमें दोनों बराबर सिद्ध करने थे या बराबर नहीं करने थे। तो बराबर तो नहीं है इसका मतलब सही है। तो आप फलन किस तरीके का लें कि f(x) क्या है 0 ना है। तो 0 तो नहीं आ रहा है यहां से। और f-5 और 5 दोनों भी क्या है बराबर ना। देखो बराबर ना आए हैं बराबर आए हैं बराबर ना। तो बराबर तो नहीं आ रहे दोनों। तो आप फलन किस तरीके का कुछ भी ले तो आपने मान लिया माना फलन f(x) बराबर 8x। और ये सारी कंडीशन आप इसके नीचे हल करते दिस इज द आंसर। जरूरी नहीं है x लो आप f(x) बराबर आप x भी ले सकते हैं। x से भी हो रही है बात नहीं हो रही x से भी। तो आप इस तरीके से फलन करें बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में यही था। मिसलेनियस का इसको करने के लिए अगर आप डायरेक्ट अवकलन करते हो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जहां इनवर्स आता है उसके लिए आपको बार बार एक बात बताई गई कि आप इनवर्स के फॉर्मूले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहुंच जाओ। अब बात ये नहीं समझ में आती कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तुमने कितना पक्का कर रखा। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग यहां ये जो √1 + sin x है पहले इसको हल करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर
1 प्लस साइन एक्स बराबर ये जो साइन एक्स है इसको हमने क्या लिख दिया भाई 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई लिख दिया। और इधर 1 को क्या लिख दिया हमने भाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इधर का मैंने हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दिया तो इससे क्या फायदा हुआ भाई गौरव काय का फॉर्मूला बन गया। गौरव खड़ा हो जा ये पूरा काय का फॉर्मूला बन गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया कितना बचा आपके पास कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन। तो ये काय का मान आया √1 प्लस साइन एक्स। ओके तो ऐसे ही √1 माइनस साइन एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके जब ये मान उठा के यहाँ क्वेश्चन में रखोगे तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताता हूँ बेटा। जब ये मान यहाँ रखे तुमने तो ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने का मतलब साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना रह जाएगा रे दीपक 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन में आओ दोनों घटेंगे तो घटने में जब इससे घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का तो कितना बच जाएगा 2 साइन एक्स 2 से 2 कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल y बराबर कितना आ गया x बाई 2 अवकलन किया कितना आ गया 1/2 सीधा। ठीक है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम।